राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप एवं उसका प्रभाव। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया और उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब के पुत्र आजम ने मुगल शिविर में बंदी बनाए गए साहू को मुक्त कर दिया। साहू ने महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही गृह युद्ध आरंभ हो गया। राजाराम की विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ बहुत से मराठा सरदार साहू को मराठा राज्य का उत्तराधिकारी मानते थे। सौभाग्य से साहू को बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिला। उसने विरोधियों का दमन किया। धीरे धीरे साहू की स्थिति सुदृढ़ होने लगी और शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में साहू को मराठा राज्य का शासक स्वीकार किया गया। छत्रपति साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 1720 ईस्वी में उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। फरवरी 1788 में पालखेड़ के युद्ध में निजाम का दमन करने के बाद बाजीराव प्रथम ने मालवा व गुजरात प्रांतों में हमले करने प्रारंभ कर दिए। बाजीराव प्रथम की उत्तर भारत में मराठा राज्य के प्रसार की नीति से राजपूत व मराठों में टकराव होना निश्चित था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप के कारण मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य व्यक्ति मुगल शासन पर नहीं बैठा। मुगल प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले राजपूत शासक भी उदासीन होकर अपने अपने राज्यों में चले गए। मुगलों के शक्तिशाली मनसबदार अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। इन परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य को कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मराठों ने उत्तर भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। राजपूतों राज्यों की दुर्बलता। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर राजपूत राजाओं को संरक्षण मिलना बंद हो गया। मनसबदारी के रूप में आर्थिक सहायता तथा जागीरें मिलना बंद हो गई। अपने अहम की तुष्टि एवं छोटे छोटे स्वार्थों के लिए राजपूत शासक आपस में लड़ने लग गए। इससे उनकी शक्ति और समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। बाजीराव प्रथम की उत्तर भारत की ओर प्रसार की नीति। बाजीराव प्रथम मुगल सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर उत्तर भारत में मराठा राज्य का प्रसार करना चाहता है। गुजरात व मालवा पर नियंत्रण करने के बाद राजस्थान भी उसके आक्रमण का स्वाभाविक केंद्र बन गया। मराठों की धन प्राप्ति की लालसा। औरंगजेब के साथ लगातार संघर्ष के कारण मराठों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। साहू ने पेशवा बाजीराव को गुजरात व मालवा से चौथ व स्वदेश मुखी वसूलने का आदेश दिए। बाजीराव के लगातार सैन्य अभियानों से मराठा खजाना खाली हो गया। राजपूत राज्यों में उत्तराधिकारी संघर्ष में उन्होंने धन प्राप्त कर सहायता देना प्रारंभ कर दिया। मराठे अपने स्वार्थों के लिए शासकों को आपस में लड़ने लगे और पर्याप्त धन नहीं मिलने पर विरोधी पक्ष के साथ मिल जाते। राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष। राजस्थान की रियासतों का आपसी संघर्ष ही राजस्थान में मराठा आक्रमण का कारण बना। यहाँ के राजपूत राजाओं ने स्वयं मराठों को सैनिक सहायता हेतु आमंत्रित किया। बूंदी, जयपुर और जोधपुर राज्यों में उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान मराठों ने राजपूतों की आपसी फूट का फायदा उठाया। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। मई 1711 में मराठों ने प्रथम बार मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र मंदसौर से धन वसूली की। मई 1711 में सवाई जयसिंह ने मालवा की प्रथम सूबेदारी के दौरान मेवाड़ व अन्य राजपूत राज्यों के सहयोग से मराठों को परास्त किया। मराठों ने निजाम को परास्त करने के बाद मालवा एवं गुजरात से सटे मेवाड़ी गांवों को लूटना प्रारंभ कर दिया। सवाई जयसिंह व महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को मराठा गतिविधियों से अवगत करवाया, लेकिन मराठों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया व मेवाड़ी क्षेत्रों में लूटपाट की। 1728 ईस्वी में मराठों ने शाहपुरा तक छापे मारे, मगर शाहपुरा के सैनिकों ने उन्हें पराजित कर खदेड़ दिया। 1728 में मराठों ने मेवाड़ के अर्ध स्वतंत्र राज्य डोंगरपुर व बांसवाड़ा से चौथ वसूली की। 1729 में सवाई जयसिंह को पुनः मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। सितंबर 1730 में उसे हटाकर उसके स्थान पर मोहम्मद बंगस को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1730 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने दीप सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मराठा छत्रपति साहू के दरबार में सतारा भेजा। इसमें मेवाड़ महाराणा का प्रतिनिधि पिपलिया का ठाकुर रावत बाघ सिंह भी शामिल था। साहू ने इस शिष्टमंडल का स्वागत किया, लेकिन मराठों के छोटे छोटे आक्रमण राजस्थान में होते रहे। 1732 में सवाई जयसिंह को तीसरी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इस दौरान जयसिंह ने मराठों को रोकने के लिए मेवाड़ की सहायता लेने का प्रयास किया।
सवाई जयसिंह और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें मालवा की सुरक्षा के लिए उदयपुर व जयपुर राज्य के 24,000 घुड़सवार व 24,000 पैदल सैनिक रखना तय हुआ। समझौता क्रियान्वित होने से पहले ही मराठा मालवा में आ गए। जयसिंह ने मराठों से संघर्ष किया, उसे दिल्ली के मुगल बादशाह से कोई सहायता नहीं मिली। अंत में जयसिंह को मराठों को 6 लाख रुपए नकद व मालवा के 28 परगनों पर वसूली का अधिकार देकर संधि करनी पड़ी। बूंदी उत्तराधिकारी संघ। सवाई जयसिंह के समय बूंदी का बुद्ध सिंह सवाई जयसिंह का बहनोई था। बुद्ध सिंह काफी वृद्ध हो चुका था, उसका कोई पुत्र नहीं था। बुद्ध सिंह के कचवाई रानी पर दुष्यंत का लांछन लगाकर उससे उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। सवाई जयसिंह ने भवानी सिंह को जयपुर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी और बुद्ध सिंह से यह समझौता किया कि उसकी राठौड़ी व चुंडावती रानी से उत्पन्न पुत्रों को वह जयसिंह को सुपुर्द कर देगा। जयसिंह द्वारा मनोनीत किए जाने पर ही उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। कुछ दिन बाद बुद्ध सिंह की चुंडावती रानी ने पुत्र उमेश सिंह को जन्म दिया, लेकिन समझौते के मुताबिक बुद्ध सिंह ने उमेश सिंह को जयसिंह के पास नहीं भेजा। इससे नाराज होकर जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और बुद्ध सिंह को वहां से हटाकर करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह हड़ा के द्वितीय पुत्र दलेर सिंह को 1730 ईस्वी में उत्तराधिकारी बनाया। बुद्ध सिंह अपने पुत्र उमेश सिंह को राजा बनाना चाहता था। सवाई जयसिंह ने दलेर सिंह को ही शासक बनाए रखा और अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी के विवाह 1732 में दलेर सिंह के साथ कर दिया। कचवाई रानी ने अपने भाई जयसिंह की कुटिल नीति का पता चलते ही प्रताप सिंह दलेर सिंह का बड़ा भाई को मराठों की सहायता प्राप्त करने दक्षिण भेजा। प्रताप सिंह ने मल्हार राव होलकर व रणजीत सिंधिया को 6 लाख रुपए देने का वादा किया। मल्हार राव होलकर व रणजीत सिंधिया दोनों को बुलाया, बूंदी पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। जयसिंह की बहन अमर कुंवर ने मराठा मल्हार राव होलकर को राखी बांध भाई बनाया। होलकर व रणजीत सिंधिया ने 18 अप्रैल 1734 को बूंदी पर आक्रमण किया। 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। दलेर सिंह को गद्दी से हटाकर उमेश सिंह, जो बुद्ध सिंह का पुत्र था, इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, शासक बनाया। उमेश सिंह को शासक बना दिया। इस प्रकार बूंदी के उत्तराधिकारी को लेकर राजपुतान में मराठों का पहला आक्रमण और राजस्थान में मराठों का प्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप बूंदी में हुआ। मराठों के डरते ही जयसिंह की सेना ने बूंदी पर अधिकार कर पुनः दलेर सिंह को शासक बना दिया। प्रताप सिंह भागकर मराठों के पास गया, लेकिन मराठों ने धन के लालच में सवाई जयसिंह से शत्रुता करना उचित नहीं समझा। 1735 ईस्वी में मराठों और जयसिंह के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो गए, इसलिए जयसिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी के मामलों में फिर हस्तक्षेप नहीं किया। वरड़ा सम्मेलन। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों के बढ़ते प्रभाव तथा राजपूताना के आंतरिक झगड़ों में मराठों के हस्तक्षेप से राजस्थान के राजपूत शासक अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। वे मराठों की शक्ति को कम करने के लिए उत्सुक थे। बूंदी में मराठा हस्तक्षेप और मंदसौर में मराठों के हाथों हार से सवाई जयसिंह भी शुभ था। इन परिस्थितियों में सवाई जयसिंह ने मराठों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाने के लिए राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन मेवाड़ राज्य के होरडा भीलवाड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित करवाया। ये 17 जुलाई 1734 को हुआ। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इस सम्मेलन में महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़, सवाई जयसिंह जयपुर, अभय सिंह जोधपुर, मारवाड़ दुर्जनशाल कोटा, सुजान सिंह बीकानेर, भगत सिंह नागौर, दलेर सिंह बूंदी, गोपाल सिंह करौली, राज सिंह किशनगढ़ शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में रतलाम, शिवपुरी, ईडर, घोल और अन्य राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया। अतः यह सम्मेलन राजस्थान के राजाओं का न होकर राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। वरड़ा सम्मेलन राजस्थान के राजाओं का न होकर राजपूत राजाओं का सम्मेलन था, जो मराठों के विरुद्ध था। इस सर्वसम्मति में निम्न निर्णय लिए गए। सभी शासक एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। एक का मान अपमान सभी का मान अपमान माना जाएगा। एक दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। वर्षा ऋतु के बाद सभी राजा अपनी सेनाओं सहित रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि किसी कारण से राजा स्वयं नहीं आ सके तो वह अपने युवराज के नेतृत्व में सेना भेजेंगे। मराठों के विरुद्ध अभियान सर्वसम्मति व संगठित रूप से किया
जाएगा। मराठों के खिलाफ मुगल बादशाह से भी सहायता ली जाएगी। राजपूत राजाओं ने आपसी मतभेद और अविश्वास के कारण वर्षा ऋतु के बाद राजपूत शासक अपनी सेनाएं लेकर रामपुरा में एकत्र नहीं हुए। केवल जयसिंह और दुर्जनशाली सेना लेकर पहुंचे। इस प्रकार हुड्डा सम्मेलन अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा। राधाबाई की राजस्थान यात्रा। पेशवा बाजीराव प्रथम की माता राधाबाई 1735 में तीर्थ यात्रा हेतु नाथद्वारा उदयपुर पहुंची। जब मेवाड़ महाराणा ने उनका आदर सत्कार किया, उसके बाद वह जयपुर में गाल्ता तीर्थ पर गई, जहाँ स्वयं जयसिंह ने उनकी आगवानी व सत्कार किया। राजपूतों द्वारा राधाबाई का आदर सत्कार किए जाने से मराठी बहुत प्रसन्न हुए। पेशवा बाजीराव का राजस्थान में आगमन। स्वयं जयसिंह के निमंत्रण पर पेशवा बाजीराव प्रथम भी राजस्थान आया और जनवरी 1736 में उदयपुर पहुंचा। उसने महाराणा जगत सिंह द्वितीय से वार्षिक चौथ वसूलने का समझौता किया। पेशवा वहां से जयपुर की ओर रवाना हुआ। स्वयं जयसिंह ने झाड़ली गांव में अपना शिविर लगाया। अजमेर के निकट भामोड़ा या ममोड़ा नामक स्थान पर अजमेर के निकट ममोड़ा नामक स्थान पर 4 मार्च 1736 को पेशवा से जयसिंह के मध्य भेंट हुई। इस मुलाकात का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। धौलपुर समझौता। इसके बाद पेशवा बाजीराव और स्वयं जयसिंह की 1741 ईस्वी में धौलपुर में मुलाकात हुई। मराठा भी स्वयं जयसिंह के माध्यम से मुगल बादशाह से समझौता करना चाहते थे। दोनों के मध्य वार्ता के बाद एक समझौता हुआ जो धौलपुर समझौता कहलाता है। इसकी मुख्य शर्त थी पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी जाएगी, लेकिन पेशवा को यह वायदा करना होगा कि मराठा मुगल क्षेत्र में उपद्रव नहीं करेंगे। पेशवा 500 सैनिक बादशाह की सेवा में रखेगा और आवश्यक होने पर पेशवा 4000 सवार मुगल बादशाह की सहायता के लिए भेजेगा, जिसका खर्च मुगल सरकार देगी। पेशवा को चंबल के पूर्व व दक्षिण के जमींदारों से नजराना व पेशकश लेने का अधिकार होगा। चंबल के पूर्व में और दक्षिण के जागीरदारों से नजराना व पेशकश लेने का अधिकार होगा, यानी कोटा और मालवा का क्षेत्र पेशवा के दिन आएगा। सिंधिया व होलकर भी ये लिख कर देंगे कि यदि पेशवा बादशाह के प्रति वफादारी से विमुख होता है तो वे पेशवा का साथ छोड़ देंगे। भविष्य में मराठा मुगल बादशाह से धन की कोई नई मांग नहीं करेंगे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने स्वयं जयसिंह की सलाह से 4 जुलाई 1741 को उक्त समझौते के आधार पर फरमान जारी कर दिया, जिससे बादशाह का मान सम्मान भी बना रहा और शाही समर्पण भी छिपा रहा। जयपुर राज्य में मराठा हस्तक्षेप। 1708 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के स्वयं जयसिंह के साथ हुआ। इस विवाह से पहले देवरी समझौता 1708 से इकरारनामा के अनुसार मेवाड़ राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर की गद्दी पर वारिस बनना था। 1722 से जयसिंह की रानी सूरज कुंवरी से एक पुत्र ईश्वर सिंह जन्मा तथा 1728 में मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुंवरी से माधव सिंह का जन्म हुआ। सवाई जयसिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष टालने के लिए एक नई रियासत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसने 1729 में रामपुरा का पट्टा माधव सिंह के नाम करवा दिया, पर इससे इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। 21 सितंबर 1743 को सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह जयपुर के शासक बना। माधव सिंह रामपुरा की जागीर से संतुष्ट नहीं हुआ। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने माधव सिंह को शासक बनाने की मांग की। महाराणा जगत सिंह ने कोटा के महाराव दुर्जनशाल के साथ मिलकर 1744 में ईश्वरी सिंह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। महाराव दुर्जनशाल बूंदी में जयपुर समर्थित दलेर सिंह को हटाकर उम्मेद सिंह को शासक बनाना चाहता था। जामोली समझौता। ईश्वरी सिंह ने अपने मंत्री राजमल खत्री के माध्यम से महाराणा जगत सिंह से संधि कर ली, जिसके तहत माधव सिंह को रामपुरा कहते कि टोक का परगना भी दे दिया गया, लेकिन माधव सिंह उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। माधव सिंह इन संघर्ष में मराठों की सहायता लेना चाहता था। उसने मराराव होलकर को 20 लाख रुपए देने का वचन देकर सैनिक सहायता प्राप्त की। इस प्रकार माधव सिंह मराठों को जयपुर की राजनीति में ले आया। मराठों को जयपुर की राजनीति में कौन लेकर आया था? माधव सिंह लाया था। दूसरी तरफ ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया व मुगल बादशाह का समर्थन प्राप्त कर लिया। मुगल बादशाह नाम वर्ग का था, कोई काम तो उसका था नहीं। राजमहल का युद्ध। 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के मध्य राजमहल टोक नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। माधव सिंह के साथ
मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, बूंदी के अपस्थ शासक उमेश सिंह, कोटा के मारवाड़ दुर्जन सालवा मल्हार राव होलकर का पुत्र खांडेराव होलकर की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में ईश्वर सिंह की विजय हुई। जयपुर की सेना ने मेवाड़ राज्य में लूटमार की। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का झुकाव ईश्वर सिंह की तरफ था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पेशवा को एक बड़ी धनराशि देने का प्रस्ताव दिया। तब धनराशि की लालच और होलकर के दबाव ने पेशवा ने ईश्वर सिंह के साथ छोड़कर माधव सिंह का पक्ष ले ली। निवई समझौता। पेशवा ने 1748 में दक्षिण से लौटते समय माधव सिंह और ईश्वर सिंह के झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया। निवई में माधव सिंह पेशवा से मिला। ईश्वर सिंह ने भी अपने वकील केशवदास को पेशवा के पास भेजा। यहाँ एक समझौता हुआ कि फागी, बरवाड़ा, टोक, टोडा और मालपुरा के परगने माधव सिंह को दिए जाएंगे। माधव सिंह मराठों को 10 लाख रुपए 4 किस्तों में देगा, 2-2 लाख रुपए 5 बार। ईश्वरी सिंह 12 लाख के उपहार पेशवा को देगा। ईश्वरी सिंह ने निवई समझौते का उल्लंघन कर टोक पर अधिकार कर लिया। बगरू का युद्ध। माधव सिंह, मल्हार राव होलकर, गंगाधर तात्या, उमेश सिंह हाड़ाबा, कोटा राज्य की संयुक्त सेना ने जयपुर पर आक्रमण किया। 1 अगस्त 1948 को बगरू का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराणा सूरजमल जाट ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार हुई। उसे माधव सिंह को 5 परगने देने, मराठों को बड़ी धनराशि देने व उमेश सिंह को बूंदी का राज्य देने का वचन दिया। 23 अक्टूबर 1748 को उमेश सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। ईश्वरी सिंह जयपुर राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वायदे के मुताबिक मराठों को धनराशि नहीं चुका पाया। जयपुर की आंतरिक स्थिति खराब थी। ईश्वरी सिंह ने अपनी स्वामी भक्ति दीवान केशवदास को जहर देकर मरवा दिया। ईश्वरी सिंह ने अपने स्वामी भक्त दीवान केशवदास को जहर देकर मरवा दिया। मराठों ने अपने रुपये वसूलने के लिए मल्हार राव होलकर व गंगाधर तात्या के नेतृत्व में एक सेना जयपुर की ओर रवाना की। रास्ते में ईश्वर सिंह की एक दूत 2 लाख रुपए लेकर मल्हार राव से मिला, लेकिन मराठों ने इतनी कम राशि स्वीकार नहीं की। मराठा सेना को जयपुर की ओर बढ़ता देख हताश होकर ईश्वर सिंह ने 12 सितंबर 1750 की अर्धरात्रि को आत्महत्या कर ली। 12 दिसंबर 1750 ईस्वी की अर्धरात्रि को आत्महत्या कर ली। मल्हार राव होलकर ने जयपुर पहुंचकर माधव सिंह को बुलाकर 2 जनवरी 1751 को जयपुर का शासक बना दिया। बदले में माधव सिंह ने मराठों को 10 लाख रुपए देने के बाद 10 लाख रुपए देना तय किया। टोक के 4 परगने व रामपुरा भी मल्हार राव को दे दिए। टोक के 4 परगने व रामपुरा भी मल्हार राव को दे दिया। 10 लाख रुपए भी देने और टोक के 4 परगने व रामपुरा भी दिया गया। 6 जनवरी 1751 को जयपाल सिंधिया जयपुर पहुंचा और उसने जयपुर राज्य की आय का 1/3 या 1/4 भाग मराठों को देने का लिखित आश्वासन मांगा। मराठों की बढ़ती मांग से माधव सिंह व राजपूत सरदार नाराज हो गए। मराठों का कत्लेआम। माधव सिंह ने मराठा सरदारों को मारने का षड्यंत्र रचा, पर योजना सफल नहीं हुई। 10 जनवरी 1751 को 4000 मराठा सैनिक जयपुर नगर के मंदिर व सौंदर्य देखने नगर में प्रवेश किया। मराठा सैनिकों के अभद्र व्यवहार से परेशान होकर नगर के सभी द्वार बंद करवाकर जयपुर की जनता मराठों पर टूट पड़ी। मराठों का कत्लेआम किया। 19 जनवरी को माधव सिंह के वकील ने मराठों से मिलकर इस आकस्मिक घटना के लिए क्षमा मांगी। मराठों ने कुछ शर्तों के साथ क्षमा प्रदान कर दी। अंत में मल्हार राव धन प्राप्त किए बिना ही आगरा की ओर कूच कर गए। मराठे प्रतिवर्ष जयपुर व मेवाड़ राज्य से धन वसूल करते थे। अब यह क्वेश्चन आ जाए तो सही है, गलत है तो सत्य मानना है। मराठे प्रतिवर्ष जयपुर व मेवाड़ राज्य से धन वसूल करते थे तो सही है। जयपुर राज्य व मराठों के मध्य खिराज चुकाने को लेकर बार बार विवाद होता था। इसके बाद माधव सिंह प्रथम ने नवंबर 1759 में काकोड़ के युद्ध में मल्हार राव होलकर की सेना को हराया। काकोड़ के युद्ध में 1759 में माधव सिंह ने मल्हार राव की सेना को हराया। जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय भी मराठों के आक्रमण लगातार होते रहे। माधव सिंह ने काकोड़ का युद्ध किया। तब सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर शासक विजय सिंह तथा करौली व शिवपुर के शासकों के साथ गठबंधन किया। तुंगा युद्ध 28 जुलाई 1787 को तुंगा दौसा नामक स्थान पर
सवाई प्रताप सिंह व विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया की सेना को टक्कर दी। भयंकर रक्तपात के बाद सिंधिया को पीछे हटना पड़ा। मराठों की ख्यातों में तुंगा के युद्ध में राजपूतों की विजय मानी गई है। मराठों नहीं, मारवाड़ की ख्यातों में तुंगा के युद्ध में राजपूतों की विजय मानी गई। यदुनाथ सरकार व मराठा इतिहासकार सरदेश शाही ने इसे युद्ध को अनिर्णित माना है। तुंगा के युद्ध के बाद महादजी सिंधिया ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करना चाहता था। इसी दौरान मारवाड़ की सेना ने अगस्त 1787 को तारागढ़ अजमेर के मराठी किलेदार को भगाकर इस पर अधिकार कर लिया। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को मराठों व राजपूतों के बीच पाटन का युद्ध था। डीबोइन व लखवा दादा के नेतृत्व में मराठों ने जयपुर की सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की। विजय के बाद सिंधिया ने सेनानायक अजमेर व मारवाड़ की तरफ बढ़ी। जनवरी 1791 में महादजी व विजय सिंह के संधि के बाद फरवरी 1791 में जयपुर राज्य ने भी मराठों से संधि कर ली। महादजी को 15 लाख व उसके मंत्रियों को 2 लाख देने की व्यवस्था की गई। होलकर इस संधि से काफ़ी क्रोधित हुआ। उसने अप्रैल 1791 में पिंडारियों को जयपुर राज्य में लूटमार करने के लिए भेजा। तब होलकर को भी महादजी के बराबर 17 लाख देना निश्चित कर लूटमार से बचने का प्रयास किया, मगर जयपुर राज्य इतना धन था। महाराणा जगत सिंह ने पेशवा को एक बड़ी धनराशि देने का प्रस्ताव दिया। तब धनराशि के लालच और होलकर के दबाव में पेशवा ने ईश्वर सिंह का साथ छोड़कर माधव सिंह का पक्ष ले लिया। ये मतलब कॉपी है इसकी, और अगला पन्ना लेंगे हम वापस। इतना धन व आधा मारवाड़ पुनः अपने अधिकार में कर लिए। मराठों ने इतना धन व आधा मारवाड़ पुनः अपने अधिकार में कर लिए। इसके बाद मराठों ने पुनः जोधपुर पर आक्रमण नहीं किया। ये हो गया था ना, ये देखो। मगर जयपुर राज्य इतना धन व आधा मारवाड़ पुनः अपने अधिकार में कर लिए। इसके बाद मराठों ने पुनः जोधपुर पर आक्रमण नहीं किया। मेवाड़ राज्य में मराठा हस्तक्षेप। मेवाड़ महाराणा रायसिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका चाचा हरि सिंह अड़सी अप्रैल 1761 में मेवाड़ का शासक बना। हरि सिंह के तेज मिजाज व क्रोधी स्वभाव से मेवाड़ के सामंत नाराज हो गए। नाम ही अड़सी था तो अड़ेगा ही वो तो। सामंतों ने राज सिंह की मृत्यु के बाद उसकी गर्भवती पत्नी से जन्मे पुत्र रतन सिंह को शासक बनाना चाहा। दोनों ही पक्षों से मराठों को सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। महाराणा अमर सिंह ने मराठों को सहायता के बदले 20 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन रतन सिंह के पक्ष के सामंतों ने रतन सिंह को शासक बनाने पर महादजी सिंधिया को 50 लाख रुपए व पुरानी बकाया रकम भी देने का वादा कर दिया। दिसंबर 1768 में महादजी सिंधिया रतन सिंह की सहायता के लिए उज्जैन से रवाना हुआ। जनवरी 1769 को शिप्रा नदी के किनारे दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें महादजी की विजय हुई। इसके बाद महादजी ने उदयपुर आकर नगर को घेर लिया और 6 माह चले घेरे के बाद भी महादजी उदयपुर पर अधिकार नहीं कर सका। अंत में महाराणा हरि सिंह ने महादजी से 21 जुलाई 1769 ईस्वी को संधि कर ली। हरि सिंह ने सिंधिया को 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि व 3.5 लाख कार्यालय खर्च के देना तय किया। कुछ राशि तुरंत ही दी गई, सेंस के बदले कुछ परगने दिए गए। इसके बाद महादजी मेवाड़ छोड़कर चला गया। रतन सिंह का पक्ष धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। मेवाड़ के चुंडावत व शक्तावत सरदारों के बीच युद्ध के दौरान अरावल में रहने को लेकर कलह चल रही थी। चुंडावत मराठों को मेवाड़ से निकालने के पक्षधर थे। महाराणा भीम सिंह सामंतों की आपसी कलह के सामने असहाय था। उसने महादजी सिंधिया से सहायता मांगी। महादजी व महाराणा के मध्य 16 अप्रैल 1791 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत महादजी सामंतों का दमन कर महाराणा के अधिकारों की रक्षा करेगा। चुंडावतों को 64 लाख रुपए वसूल कर 48 लाख स्वयं व शेष महाराणा को देगा।
महादजी ने अंबाजी इंगले को मेवाड़ भेजा। उसने चुंडा व सरदारों को मारना के आदेश मानने के लिए बाध्य कर दिया। रतन सिंह को कुंभलगढ़ के किले से निकालकर उस पर मारना का अधिकार करवाया। रतन सिंह को कुंभलगढ़ के किले से निकालकर उस पर मारना का अधिकार करवाया। इस प्रकार मेवाड़ मारना आंतरिक शांति के लिए मराठों पर निर्भर हो गए। कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था। 1799 ईस्वी में उसकी सगाई जोधपुर महाराजा भीम सिंह से की गई। विवाह से पूर्व ही 1903 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो गई। जोधपुर में भीम सिंह का उत्तराधिकारी मान सिंह हुआ। मेवाड़ महाराजा ने मान सिंह से विवाह की बात बताई, मगर इसी दौरान मान सिंह ने महाराणा भीम सिंह के संबंधी घाणेराव ठिकाने पर आक्रमण कर दिया, जिससे नाराज होकर महाराणा ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ निश्चित कर दिया। इससे मान सिंह उत्तेजित हो गया और उसने महाराणा को कृष्णा कुमारी का विवाह जगत सिंह से नहीं करने की चेतावनी दी। महाराणा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और जयपुर टीका रवाना कर दिया। महाराणा मान सिंह ने टीका को रोकने के लिए सेना भेज दी। टीका दल शाहपुरा में था। जयपुर शासक जगत सिंह ने टीका रोकने की कार्यवाही को अपना अपमान समझा। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। टीकों को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। शाहपुर के शासक की मध्यस्थता से टीका दल वापस उदयपुर लौट गया। जयपुर के दीवान रामचंद्र, जोधपुर के बख्शी इंदिरा सिंह के बीच वार्ता में तय हुआ कि मान सिंह व जगत सिंह दोनों ही कृष्ण कुमारी से विवाह नहीं करेंगे। जयपुर के दीवान रामचंद्र व जोधपुर के बख्शी इंदिरा सिंह के बीच वार्ता में तय हुआ कि मान सिंह व जगत सिंह दोनों ही कृष्ण कुमारी से विवाह नहीं करेंगे। होलकर भी मान सिंह की मदद के लिए आ पहुंचा, पर संधि होने से वापस लौट गया। होलकर भी मान सिंह की मदद के लिए आ पहुंचा, पर संधि होने से वापस लौट गया। जगत सिंह कृष्णा कुमारी से विवाह का मोह नहीं छोड़ सका। वह मान सिंह को जोधपुर की गद्दी से हटाकर धौंकर सिंह की सहायता के लिए तैयार हो गया। 13 मार्च 1807 को परबतसर के पास गिंगोली नामक स्थान पर जयपुर की सेना ने मराठा व अमीर का पिंडारी की सहायता से मान सिंह को परास्त किया। जयपुर के साथ मराठा व अमीर का पिंडारी थे, तो मान सिंह परास्त होना ही था। जगत सिंह व अमीर खां के मध्य सेना के व्यय को लेकर मतभेद होने पर अमीर खां जोधपुर के मान सिंह से मिल गया। जगत सिंह व अमीर खां के मध्य सेना के व्यय को लेकर मतभेद होने पर अमीर खां जोधपुर के मान सिंह से मिल गया। पहला तो अमीर खां जगत सिंह के साथ था, फिर मान सिंह से मिल गया। मान सिंह ने अमीर खां की मदद से अपने विद्रोही सरदारों का दमन कर दिया। मई 1810 में जयपुर राज्य से संधि कर ली। मान सिंह इस युद्ध के लिए कृष्णा कुमारी को ही उत्तरदायी माना। मान सिंह ने इस युद्ध के लिए कृष्णा कुमारी को ही उत्तरदायी माना। उसने अमीर खां को कृष्णा कुमारी की हत्या का कार्य सौंपा। जुलाई 1810 में अमीर खां उदयपुर पहुंचा। अमीर खां ने महाराणा को कहलवाया कि वह कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से कर दे या उसकी हत्या कर दे, नहीं तो वह मेवाड़ को उजाड़ देगा। भीम सिंह में अमीर खां के प्रतिरोध का साहस नहीं था। उसने उसकी धमकी से भयभीत होकर 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को विषपान करवाकर उसकी जान ले ली। कोटा राज्य में मराठा हस्तक्षेप। कोटा राज्य में सर्वप्रथम 1736 ईस्वी में मराठों ने घुसपैठ की। पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली जाते समय कोटा से रसद सहायता मांगी। इस समय महाराव दुर्जनशाल ने मराठों से मित्रता का प्रयास किया। 1744 ईस्वी में जयपुर के सवाई ईश्वर सिंह ने जयप्पा सिंधिया, मल्हार राव होलकर व सूरजमल की सहायता से कोटा को घेर दिया। 2 माह के घेरे के बाद मराठों ने केशवराय पाटन व कापरेन के परगने व 4 लाख रुपए दिए जाने पर लौट गए। राव दुर्जनशाल की मृत्यु के बाद 1756 में अंता के जागीरदार अजय सिंह को शासक बनाए जाने की स्वीकृति नहीं लेने पर राणोजी सिंधिया व होलकर सेना सहित कोटा आ गई। अजीत सिंह को 40 लाख रुपए नजराना देना पड़ा।
1758 में झाला जालिम सिंह को कोटा का फौजदार नियुक्त किया। जालिम सिंह के नेतृत्व में कोटा की सेना ने बंटवाड़ा के युद्ध में 1761 में जयपुर के माधो सिंह प्रथम को हराया। महाराव गुमान सिंह ने 1764 में मतभेद होने पर झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित कर दिया। तब वह मेवाड़ महाराणा अरी सिंह की सेवा में चला गया। सिप्रा के युद्ध में 1769 ईस्वी में मेवाड़ की तरफ से मराठों के विरुद्ध लड़ा। घायल होकर बंदी बनाए जाने पर 60,000 रुपये देकर मराठों की कैद से छूटा। 1769 में मराठा सेना के कोटा आगमन पर गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को ससम्मान बुलाया व कोटा का फौजदार नियुक्त कर दिया। झाला जालिम सिंह ने अपनी कूटनीति से मराठों को कोटा से बाहर जाने की राजी कर लिया। 1777 में जीवाजी अप्पा को धन देकर कोटा की सीमा से वापस भेजकर कोटा की रक्षा की। 1784-85 में मराठा सरदार नरहर राव व खांडेराव को धन देकर वापस भेजा। तुक्कोजी होलकर को भी धन व उपहार देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार जालिम सिंह ने अपनी कूटनीति से कभी सहायता, कभी खुशामद, कभी धन आदि देकर कोटा राज्य को मराठों से बचाए रखा। मराठा व अंग्रेजों के संघर्ष में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की। झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखे। मराठा हस्तक्षेप के प्रभाव लगभग एक शताब्दी तक मराठों ने राजस्थान में उत्पात मचाए रखा। बीकानेर व जैसलमेर को छोड़कर सभी राज्य मराठों की लूटमार के शिकार हुए। बीकानेर व जैसलमेर मराठों की लूटमार के शिकार नहीं हुए, जबकि जैसलमेर एकमात्र ऐसी थी जहाँ तात्या तोपा नहीं पहुँचा। तात्या तोपा पूरे राजस्थान में घुमा के जैसलमेर नहीं किया, जबकि मराठों के प्रभाव से बीकानेर व जैसलमेर 2 बच गए थे। तात्या के प्रभाव से 1 बचा, मराठों के प्रभाव से 2 बचे। मराठों के लिए नैतिक और राजनीतिक पक्ष विपक्ष के कोई मायने नहीं थे। राजाओं को डरा धमका कर अधिक से अधिक धन वसूलना इनकी मुख्य उद्देश्य था। राजपूत राजा ने स्वयं के आपसी झगड़ों में सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित कर किया था, जो बाद में उनके गले की फांसी बन गए। प्रारंभ में मराठों की भूमिका आक्रमणकारी के न होकर एक सहयोगी थी। युद्ध में विजय के बाद जब विजयी पक्ष उन्हें धन नहीं चुका पाया तो मराठों ने बल का प्रयोग करके धन वसूला। मराठा राजपूत राज्य से एक निश्चित धनराशि खिराज चौथ के रूप में वसूल करते थे। मराठों के लगातार आक्रमण और लूटपाट से राज्यों की कृषि, व्यापार, वाणिज्य नष्ट होने लगे। मराठा आक्रमण ने राजस्थान को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। राजपूत शासक असहाय होकर अपनी प्रजा व राज्य की बर्बादी देखते रहे। मराठों को धन देने के लिए यहाँ के राजाओं ने अपनी प्रजा पर करों का बोझ बढ़ा दिया। राजाओं ने सैनिक शक्ति कमजोर होने पर सामंतों का विद्रोह व आंतरिक कलह की घटनाएं बढ़ने लगी। राजपूत राजाओं ने अनेक बार अकेले और संघ बनाकर मराठों से छुटकारा पाने का प्रयास किया, मगर असफल रहे। अंत में राजपूत राजाओं को मराठा उपद्रवों से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का दामन थामना पड़ा। कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ ओरडा सम्मेलन में नहीं पहुंचे? जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय या अभय सिंह। जसवंत सिंह द्वितीय नहीं थे। जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का, सवाई जय सिंह जयपुर का, अभय सिंह जोधपुर का। ओरडा सम्मेलन 1734 की मध्यता अध्यक्षता की जगत सिंह द्वितीय। ओरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734 में। मराठा सरदार माझी सिंधिया व राजपूतों के मध्य तुंगा की लड़ाई 1787 में। मुगलों और पेशवाओं के मध्य धौलपुर समझौते 1741 के किसने मध्यस्थता की? सवाई जय सिंह ने। मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौते 1741 किसने मध्यस्थता की? सवाई जय सिंह ने। 17 जुलाई 1734 को ओरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया? मराठों के। तुंगा युद्ध किनके मध्य हुआ? प्रताप सिंह और माधजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध हुआ। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? 1699 यानी कि 1700 ईस्वी में मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण हुआ। 1699 में
सर्वप्रथम 1711 में मेवाड़ के क्षेत्र में मराठों ने कर वसूला 1711 में, किंतु मालवा में सर्वप्रथम 1699 में हुआ। लॉर्ड लैंग ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? अवेर में। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? अवेर में। 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सिंधिया ने अजमेर पर कब्जा किया। राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व और उसके प्रभाव। इससे पहले के अध्याय में हमने मराठों के प्रवेश उनके आक्रमण व मराठा हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं। उस दौरान राजस्थान की सभी रियासतें मराठा नासूर से पीड़ित थी, वे उससे छुटकारा चाहते थे। इस परिस्थितियों में 1803 में जब पेशवा अंग्रेजों के शरणागत हो गया तथा सिंधिया व भोसले भी अंग्रेजों से पराजित हो गए, तो राजपूताना राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में आशा की एक किरण दिखाई दी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में एकमात्र रास्ता थी जो मराठों को भय से रक्षा कर सकती थी। अतः अपने राज्यों की बाहरी एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा के लिए राजपूत राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधियाँ कर ली। 1818 ईस्वी से पूर्व की संधियाँ। राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले जयपुर और जोधपुर रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों से संधि के प्रयास किए। प्रयास तो जयपुर और जोधपुर ने किए। 1776 में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने वकील को गवर्नर जनरल से वार्ता के लिए कलकत्ता भेजा। इसी तरह 1781 में जोधपुर के शासक विजय सिंह व 1780 में जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी ने राजाओं की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे अभी देशी राज्यों के मामलों के हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण करते थे। इसके बाद भी 1795 में जयपुर और कोटा के शासकों ने, 1796 में जोधपुर के शासकों, 1799 में जयपुर शासक सोई प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से संधि के पुनः प्रयास किए, मगर अंग्रेजों का ध्यान नहीं दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 4 में मराठों की हार के बाद सिंधिया की शक्ति को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने राजपूताना के राज्यों से संधि करने में उत्सुकता दिखाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सभा मतलब सहायक संधि मतलब वेलेस्ली सभा के आदेशानुसार लॉर्ड लेक ने राजपूत राजाओं के पास 7 अनुच्छेद का संधि का मसौदा भेजा। इस मसौदे की प्रमुख शर्तें थी: कंपनी सरकार और राजपूत राजाओं के मध्य मैत्री रहेगी, एक के मित्र व शत्रु दूसरे के मित्र व शत्रु समझे जाएंगे, कंपनी सरकार राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही इनसे कर की मांग करेगी। कंपनी किसी भी प्रकार के कर की मांग नहीं करेगी, किंतु बाद में करने लगी न। आवश्यकता पड़ने पर ये मित्र राज्य कंपनी की सैनिक सहायता करेंगे। यदि राज्यों का किसी अन्य राज्य से झगड़ा होने पर वे कंपनी को मध्यस्थ बनाएंगे। यदि राज्यों को अब दो के बीच में झगड़ा हो गया तो भी मध्यस्थ कंपनी रहेगी। यदि राज्यों को कंपनी की सैनिक सहायता की आवश्यकता होगी तो वे सेना का खर्च वहन करेंगे। ये राज्य कंपनी सरकार की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने या नौकरी नहीं देंगे। उपरोक्त शर्तों के आधार पर 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। 14 नवंबर 1803 को अलवर ने भीया भरतपुर अलवर। 14 नवंबर 1803 को अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने 12 दिसंबर 1803 को जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। जोधपुर महाराजा मान सिंह ने 22 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि की। सबसे पहले की भरतपुर ने भीया जाजो, जा मतलब जयपुर, जो मतलब जोधपुर। सबसे पहले भरतपुर के रणजीत सिंह ने, फिर अलवर के बख्तावर सिंह ने, फिर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय ने, फिर जोधपुर के मान सिंह ने संधियाँ की। भीया जाजो जोधपुर, भीया जाजो जोधपुर। सब ने 1803 में ही की थी। धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए
जनवरी 1804 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। 1804 में धौलपुर के महाराजा ने भी कर ली। उदयपुर और कोटा के शासकों ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया, मगर लॉर्ड वेलेस्ली ने इन राज्यों को अनुकूल परिस्थिति नहीं भेजा। भरतपुर और मालवा में अंग्रेज सेना की विफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के वेलेस्ली की देशी राज्यों के साथ संधि की नीति को अस्वीकार कर दिया। रावलक मंडल ने वेलेस्ली की देशी राज्यों की संधि को अस्वीकार कर दिया। इसी मुद्दे पर मतभेद के बाद वेलेस्ली ने इस्तीफा दे दिया। जुलाई 1805 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। कॉर्नवालिस देशी राज्यों के साथ की गई संधियां रद्द करना चाहता था, मगर शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसके उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो ने 1800 ईस्वी में अलवर व भरतपुर के अलावा सभी राजपूत राज्यों से हुई संधियां रद्द कर दी। यानी यह सही संधि रखी भरतपुर और अलवर से। भरतपुर के रणजीत सिंह, अलवर के बख्तावर से। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपूताना की रियासतों की गई संधियां निम्न प्रकार थी। 5 सही संधियां की गई। सबसे पहले किससे की? भरतपुर से 20 सितंबर 1803 को की गई। मतलब ओनली महीना याद रखना है। सितंबर 1803 को भरतपुर के रणजीत सिंह के साथ। वापस अप्रैल 1805 को भरतपुर के रणजीत सिंह के साथ 2 बार संधियां हुई। सितंबर 1803, अप्रैल 1805 को। दूसरी संधि अलवर के साथ नवंबर 1803 को हुई। तीसरी संधि जयपुर के साथ दिसंबर 1803 को हुई, जगत सिंह द्वितीय। चौथी संधि जोधपुर 12 दिसंबर 1803 को जगत सिंह द्वितीय जयपुर के साथ हुई, जबकि जोधपुर की 22 दिसंबर 1803 को मान सिंह के मध्य हुई। धौलपुर के कीर्त सिंह की जनवरी 1804 में हुई। 3 में हुई, सितंबर 3 में हुई रणजीत सिंह की। नवंबर 3 में हुई बख्तावर सिंह की। दिसंबर 3 में हुई जगत सिंह द्वितीय की जयपुर की। दिसंबर 3 में हुई मान सिंह जोधपुर की। और जनवरी 1804 में केवल एक ही संधि की गई, जो धौलपुर के कीर्त सिंह से। भरतपुर राज्य के साथ कंपनी के संबंध। उत्तर भारत में भरतपुर ही प्रथम राज्य था जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की। 29 सितंबर 1803 को महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य हुई इस संधि के अनुसार अंग्रेज भरतपुर राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि कोई राज्य आक्रमण करेगा तो अंग्रेज भरतपुर की सहायता करेंगे। अंग्रेजों पर किसी शक्ति का आक्रमण होता है तो भरतपुर अंग्रेजों की सहायता करेगा। भरतपुर राज्य को इस संधि से बड़ा फायदा हुआ। उसे मराठों को दिया जाने वाला खिराज 2 लाख रुपए वार्षिक से मुक्ति मिल गई। अंग्रेजों ने किशनगढ़, कटुमर, रेवाड़ी, गोकुल और शहर के प्रदेश रणजीत सिंह को सौंप दिए। ये लो आप रखो। 1804 में होलकर ने भरतपुर को कुछ नए परगने देने की बात कही तो रणजीत सिंह ने कंपनी के साथ की गई संधि का त्याग कर होलकर का साथ दिया। 1804 में होलकर ने क्या किया कि भरतपुर को कुछ नए परगने देने की बात कही तो रणजीत सिंह ने क्या किया कि कंपनी से साथ जो संधि की ना वो छोड़ दी और होलकर के साथ संधियाँ कर ली। जनरल लेग से हारने के बाद होलकर जब डींग पहुंचा तो रणजीत सिंह ने होलकर की सहायता के लिए अपने पुत्र लक्ष्मण सिंह व दीवान राम सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। 23 दिसंबर 1804 को जनरल लेग ने होलकर व भरतपुर की सेना को पराजित किया तो वे भागकर भरतपुर के किले में आ गए। जनवरी 1805 में जनरल लेग ने भरतपुर घेर डाला। इस दौरान कई आक्रमण और लंबे घेरे के बाद भी लेग किले पर अधिकार करने में असफल रहा। राज भरतपुर को रहे गोरा हट जा। अंत में 10 अप्रैल 1805 को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। पहली संधि रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को की। दूसरी संधि वापस 10 अप्रैल 1805 को की गई। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को युद्ध खर्च के रूप में 20 लाख रुपए देना स्वीकार किया। यहीं से अंग्रेजों का लालच शुरू हुआ था। 1805 से 15 के मध्य अंग्रेजों ने भरतपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे उनके मध्य तनावपूर्ण संबंध बने रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में भरतपुर के साथ
मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई। इस काल में उसके बीच महत्वपूर्ण संबंध बने रहे। अलवर राज्य के साथ कंपनी के संबंध। अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। 19 दिसंबर 1803 को गवर्नर जनरल ने इस संधि की पुष्टि की। नंबर 1803 को हुई, दिसंबर 1803 को पुष्टि हुई। संधि के तहत अलवर राज्य को किरात से मुक्त रखा गया। 1818 की संधियाँ, अब वो तो चली गई 1803 वाली, तो अब 1818 की संधियाँ है। 1811 में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और भंडारी के विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। 1813 ईस्वी के बाद कंपनी सरकार की नीति में परिवर्तन आया। कंपनी की सरकार की नीति में परिवर्तन कब आया? 1813 में। तत्कालीन गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद राजस्थान के राज्यों से ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को स्वीकार कर लिया। होलकर ने भी हारने के बाद कंपनी के उक्त अधिकार को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजस्थान राज्यों पर मराठा प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिल्ली स्थित रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉप को राजपूत राजाओं के साथ संधियाँ करने का आदेश दिया। वेलेस्ली ने क्या की? सहायक संधि की सभा। और अब अधीनस्थ संधियाँ कौन करेगा? हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ संधियाँ की 1818 में। वेलेस्ली ने सहायक संधि, पहले तो सहायता की अंग्रेजों ने, फिर अधीनस्थ बनाया। वेलेस्ली ने सहायता की 1803 में और हेस्टिंग्स 1817-18 में सबको अधीन बना लेता है चार्ल्स मैटकॉप के जरिए। 1818 की संधियों का सामान्य शर्त थी ईस्ट इंडिया कंपनी और संधि राज्य के मध्य सदैव मित्रता के संबंध रहेंगे। एक के मित्र शत्रु, दोनों के मित्र शत्रु समझे जाएंगे। संधि करता राज्य की रक्षा करने का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। संधि करता राज्य कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करेगा तथा कंपनी सरकार के अधीन रहते हुए सदैव सहयोग करेगा। संधिकर्ता राज्य अन्य किसी राज्य से राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा और किसी राज्य से झगड़ा होने पर कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करेगा। शासक अपने राज्य के स्वतंत्र स्वामी होंगे। कंपनी इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो पहले मराठों को खिरात देते थे वे राज्य अब कंपनी को खिरात देंगे। खिरात की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिरात को आधार बनाया गया। करौली के साथ संधि। 9 नवंबर 1817 को करौली के साथ संधि हुई। सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने करौली के शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ मित्रता और सहयोग की संधि की। नोट: करौली राज्य पेशवा को खिरात देता था, लेकिन कंपनी ने करौली को खिरात देने से मुक्त रखा। मजा आ गया करौली को। 9 नवंबर 1817 को। अगली होती है टोंक राज्य के साथ संधि। 15 नवंबर 1817 को। पिछले एक दशक के राजस्थान में उत्पात मचा रहे अमीर का पिंडारी को अंग्रेज कंपनी ने नवाब की उपाधि दी। अंग्रेज कंपनी ने पिंडारी को नवाब की उपाधि दी और इसे टोंक का शासक बना दिया। 9 नवंबर 1817 में तो हुई करौली के साथ। 15 नवंबर 1817 को हुई टोंक के साथ। इसी के साथ टोंक राज्य का अस्तित्व में आया। अंग्रेज अधिकारी मैटकॉप ने 15 नवंबर 1817 को उसके साथ संधि पर हस्ताक्षर की। होलकर के समय जो क्षेत्र अमीर खां के पास था उन क्षेत्रों पर नवाब अमीर खां का अधिकार मान लिया गया। टोंक राज्य के साथ संधि। 26 दिसंबर 1817 को टोंक के साथ संधि हुई। कटको, क से करौली, ट मतलब टोंक और को मतलब कोटा। कोटा के साथ संधि 26 दिसंबर 1817 को हुई। चार्ल्स मैटकॉप व कोटा के मुख्य प्रशासक झाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य के साथ होने वाली संधि की शर्तें तय की। 26 दिसंबर 1817 को संधि हुई। झाला जालिम सिंह पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के दौरान कर्नल जेम्स टॉड का विश्वास पात्र बन गया, इसलिए उसने 20 फरवरी 1818 की संधि में 2 पूरक धारावाहें जुड़वा कर 7 मार्च 1818 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त कर ली।
झाला जालिम सिंह है जो कर्नल टॉड का विश्वास पात्र बन गया, तो इसने संधि में कुछ गड़बड़ी कर दी। हमारा उमेश सिंह बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र तथा उसके वंशज कोटा के शासक होंगे। राज्य की समस्त सत्ता झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों का अधिकार होगा। राज्य की समस्त सत्ता पर तो अधिकार किसका होगा? झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों का। किंतु शासक कौन होंगे? तो शासक उमेश सिंह और उसके ज्येष्ठ पुत्र और उसके वंशज शासक होंगे। संधि की इन धाराओं से महाराज उमेश सिंह और झाला जालिम सिंह के मध्य वेमन से उत्पन्न हो गया, जो मांगरोल के युद्ध 1821 का कारण बना। अंग्रेजों की सहायता झाला जालिम सिंह इसमें विजयी हुआ तथा महाराव केशव सिंह द्वितीय हार कर नाथ द्वारा चला गया। जोधपुर राज्य के साथ संधि 6 जनवरी 1818 को जोधपुर के साथ संधि हुई। कटको जोऊ करौली टोक, कटको मतलब कोटा, जोऊ मतलब जोधपुर और उदयपुर। कटको तो हुई 17 में हुई ना कटको के साथ। अन्य सभी 18 में होगी। जोधपुर राज्य की संधि 6 जनवरी 1818 को 6 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और जोधपुर के मध्य संधि हुई। इस पर महाराजा मान सिंह की ओर से युवराज छत्र सिंह, बिशन राम व्यास और अभय राम व्यास ने हस्ताक्षर किए। ये अब नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आता है ऐसे कि जोधपुर की ओर से हस्ताक्षर किसने किए, बीकानेर की ओर से हस्ताक्षर किसने किए। उदयपुर राज्य के साथ संधि 13 जनवरी 1818 को जोधपुर और उदयपुर ने जनवरी 1818 में की। 13 जनवरी 1818 को उदयपुर राज्य और कंपनी सरकार के बीच संधि हुई। इस पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकॉप और महाराणा भीम सिंह की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। महाराणा भीम सिंह की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जनवरी 1818 को इस संधि की पुष्टि की। उदयपुर ने संधि 13 जनवरी 1818 को की और 22 जनवरी 1818 को पुष्टि हुई। बूंदी राज्य के साथ संधि 10 जनवरी 1818 को 10 जनवरी 1818 को बूंदी के बिशन सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की। फरवरी बूंदी फरवरी में करता है, बीकानेर मार्च में करता है। मार्च 1818 में बीकानेर करता है। बीकानेर राज्य मराठा आक्रमणों से बचा रहा, लेकिन महाराजा सूरज सिंह के समय बीकानेर के सरदार विद्रोही हो गए, इसलिए मार्च 1818 को बीकानेर राज्य ने कंपनी से संधि कर ली। महाराजा की तरफ से काशीनाथ ओझा के हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश कंपनी और चार्ल्स मेटकॉप ने हस्ताक्षर किए। बीकानेर ने बूंदी ने फरवरी में की, बीकानेर ने मार्च में की। और बीकानेर महाराजा की तरफ से काशीनाथ ओझा, ये क्वेश्चन आया था अभी पीछे, काशीनाथ ओझा वाला। काशीनाथ ओझा ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? बीकानेर की। किशनगढ़ राज्य के साथ संधि 7 अप्रैल 1818 को किशनगढ़ के साथ अप्रैल में की गई। किशनगढ़ के कल्याण सिंह ने 7 अप्रैल 1818 को कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। किशनगढ़ को किराए से मुक्त रखा गया। अलवर और किशनगढ़ को किराए से मुक्त रखा गया। अगला है जयपुर। जयपुर और किशनगढ़ दोनों ने अप्रैल 1818 में की। जयपुर महाराजा जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेज कंपनी के साथ संधि की। प्रतापगढ़ ने अक्टूबर 1818 को, किशनगढ़ और जयपुर ने अप्रैल में, प्रतापगढ़ ने अक्टूबर में। प्रतापगढ़ राज्य के साथ मालवा के तत्कालीन रेजिडेंट जॉन मेलकम ने संधि की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला मेलकम था। यहाँ के शासक सामंत सिंह ने 5 अक्टूबर 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि की। जैसलमेर राज्य के साथ संधि 1 दिसंबर 1818 को मूलराज ने जैसलमेर राज्य में दीवान और भाटी सरदारों के मध्य लगातार झगड़े से परेशान होकर 1 दिसंबर 1818 को अंग्रेज संधि कर ली। 2 जनवरी 1819 को गवर्नर जनरल ने संधि को अपनी स्वीकृति प्रदान की। जैसलमेर राज्य को किराए से मुक्त रखा गया। किशनगढ़, अलवर और जैसलमेर को किराए से मुक्त रखा गया अभी तक। डूंगरपुर राज्य के साथ संधि, डूंगरपुर राज्य से भी जॉन मेलकम ने की दिसंबर 1818 में। प्रतापगढ़ से किसने की? मेलकम ने अक्टूबर में। जैसलमेर के साथ दिसंबर में हुई
डूंगरपुर भी दिसंबर और बांसवाड़ा भी दिसंबर। डूंगरपुर राज्य से जॉन मेलकम ने संधि की। जसवंत सिंह द्वितीय ने 11 दिसंबर 1818 को अंग्रेज संधि कर ली। बांसवाड़ा राज्य के साथ संधि 25 दिसंबर 1868 को महाराणा उमेश सिंह ने जॉन मेलकम के माध्यम से कंपनी सरकार से संधि कर ली। बांसवाड़ा को किराजदार राज्य को देता था, अब वो किराज कंपनी को देना स्वीकार किया। बांसवाड़ा जो किराजदार राज्य को देता था वह कंपनी को देगा, ठीक है। धार एमपी में। सिरोही राज्य के साथ संधि, ये अंतिम संधि थी। करौली, टोंक और कोटा के साथ संधि 1817 में हुई। जोधपुर, उदयपुर और अन्य रियासतों के साथ 1818 में और सिरोही राज्य के साथ संधि 11 सितंबर 1823 को हुई। सबसे अंत में सिरोही के साथ हुई। 1818 ईस्वी के अंत तक राजपूताना के सभी राज्यों ने संधियां कर अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। उस समय सिरोही राज्य के साथ संधि नहीं की जा सकी क्योंकि जोधपुर राज्य ने सिरोही पर अपनी प्रभुसत्ता होने का दावा किया। अंग्रेजों ने सिरोही पर जोधपुर के दावे को अस्वीकार कर महाराव शिव सिंह के साथ 11 सितंबर 1823 को संधि कर ली। झालावाड़ राज्य के साथ संधि 10 अप्रैल 1838। 1818 में कोटा राज्य के साथ अंग्रेजों द्वारा की गई पूर्व संधि की धाराओं को लेकर कोटा शासक राम सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह के पुत्र मदन सिंह के मध्य मतभेद हो गया। कोटा के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर लुडलो ने सुझाव पर कोटा राज्य के 17 परगनों को अलग कर झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। मदन सिंह झालावाड़ का शासक बना। 10 अप्रैल 1838 को मदन सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अप्रैल 1838 को मदन सिंह ने अंग्रेजों से संधि अंतिम की। वैसे तो अंतिम सिरोही वाली थी किंतु वो प्राचीन रियासत की बात, नवीन रियासतों के अनुसार संधि है जो झालावाड़ ने अप्रैल 1838 में की थी। राजपूत राज्यों द्वारा अंग्रेजों से संधियों के कारण कर्नल टॉड, जॉन मेलकम, लॉर्ड हेस्टिंग्स आदि अंग्रेज विद्वानों का मत है कि राजपूताना के राज्यों ने मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां की, लेकिन ये मत पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि संधियां प्रारंभ होने से पहले ही मराठा और पिंडारियों का दमन कर दिया गया। राजपूत राज्यों में संधियों के कारण कर्नल टॉड, जॉन मेलकम और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह बताया कि मराठा व पिंडारियों के कारण संधियां हुई है, किंतु असली कारण ये नहीं है। असली कारण क्या है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर को छोड़कर सभी राज्यों ने मराठों के समर्पण के बाद संधियां की थी। कोटा, जोधपुर और उदयपुर ने पहले की थी किंतु अन्य सभी ने मराठों के समर्पण के बाद संधियां की। ये क्योंकि भाई कंपनी से संधि के बाद भी इन राज्यों को खिराज से मुक्ति नहीं मिली। कंपनी से संधि कर ली फिर भी खिराज से मुक्ति तो नहीं मिली। खिराज तो देना ही था, अंग्रेजों को देना था, तो मराठों देना था। राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करने का प्रमुख कारण सामंती समस्या था। सामंती समस्या अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करना महत्वपूर्ण कारण था। मुगलों के आगमन के बाद यहाँ के शासक और सामंतों के मध्य गहरी खाई हो गई। सामंतों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुटबंदी शुरू कर दी। मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह के काल तथा मारवाड़ में विजय सिंह के काल में सामंतों ने गुटबाजी कर विरोधी दावेदारों का समर्थन किया। ऐसी स्थिति में राजपूत शासकों ने अपने सामंतों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज संरक्षण स्वीकार किया। तभी तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति में अपनी दम कर दिवा दिया। MS जैन ने लिखा है कि राजपूत शासकों को अपनी गद्दी की रक्षा के लिए अंग्रेज संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। उस गद्दी को खतरा मराठा और पिंडारी से नहीं अपितु कुली सामंतों से था। इम्पोर्टेंट है भाई MS जैन का ये कथन कि राजपूतों को अपनी गद्दी का डर था। वो गद्दी का डर मराठा और पिंडारी से नहीं अपितु अपने कुली सामंतों से था। राजपूताना की रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां। करौली, हरबंशपाल 9 नवंबर 1817 में 3 के साथ संधि की गई। कटको 17 में बाजगो भाई, कटको 1817 में खतरा, कटको बाजगो। करौली का हरबंशपाल, टोंक के अमीर खां, कोटा का उमेश सिंह, जोधपुर का मान सिंह, उदयपुर का भीम सिंह,
बूंदी का विष्णु सिंह, बीकानेर का सूरज सिंह, किशनगढ़ का कल्याण सिंह, जयपुर का जगत सिंह द्वितीय, प्रतापगढ़ का सामन सिंह, जैसलमेर का मोदरा द्वितीय, डूंगरपुर का जसवंत सिंह, बांसवाड़ा का उमेश सिंह, सिरोही का शिव सिंह, झालावाड़ का मदन सिंह। विस्तार से जानते हैं। करौली के हार्वेस्ट पाल ने नवंबर 1817 में, टोक के अमीर का पिंडारी ने नवंबर 1817 में। करौली और टोक ने नवंबर 1817 में संधियाँ की, ठीक है। कोटा ने दिसंबर 1817 में। जोधपुर और उदयपुर ने जनवरी 1818 में, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह। जोधपुर उदयपुर ने जनवरी 1818 में की। उसके बाद बूंदी के विष्णु सिंह ने फरवरी 1818 में, बूंदी ने फरवरी 1818 में। उसके बाद में बीकानेर ने मार्च 1818 में। ये क्रमवाही है, मतलब आगे बढ़ता हुआ। बीकानेर के सूरज सिंह ने, बूंदी के विष्णु सिंह ने, बूंदी में फरवरी में, बीकानेर में मार्च 1818। किशनगढ़ के कल्याण सिंह ने अप्रैल में, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय ने अप्रैल में। जोधपुर और उदयपुर ने जनवरी में की, बूंदी ने फरवरी में की, बीकानेर ने मार्च में की, किशनगढ़ ने अप्रैल में की। जोधपुर उदयपुर जनवरी, बूंदी फरवरी, बीकानेर मार्च, किशनगढ़ अप्रैल। किशनगढ़ और जयपुर दोनों अप्रैल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रतापगढ़ के सामन सिंह ने अक्टूबर में की, जैसलमेर की मोदरा द्वितीय ने दिसंबर में, जैसलमेर और डूंगरपुर बांसवाड़ा इन तीनों ने दिसंबर में की। जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जैसलमेर के मूलराज, डूंगरपुर जसवंत सिंह द्वितीय, जो हुरडा सम्मेलन में नहीं था। इसके ऑप्शन में हुरडा सम्मेलन दिया हुआ है, किंतु ये डूंगरपुर का जसवंत सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित नहीं था। बांसवाड़ा का उमेश सिंह दिसंबर। जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ने दिसंबर 1818 में की। सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को। सिरोही वाली और झालावाड़ वाली और एक पहले नंबर की 9 नवंबर 1817 की, वो करौली वाली, तीनों तो याद रखनी पड़ेगी। सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823, तो मतलब जो पहले संधियाँ थी ना भरतपुर के साथ, और वो तो इस तरह ही मान ली गई, ठीक है ना, उनको बार बार संधि नहीं करनी पड़ी। सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को, झालावाड़ के मदन सिंह ने 10 अप्रैल 1838 को। अंग्रेजी प्रभुसत्ता के परिणाम। राज्यों की स्वतंत्रता का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1817-18 ईस्वी की संधियों ने राजपूत राज्यों की स्वतंत्र स्थिति को समाप्त कर इन्हें ब्रिटिश आधिपत्य ने मिला दिया। इसे राज्यों की बाह्य स्वतंत्रता का अंत हो गया। शासकीय मामलों में सलाह देने के लिए पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति से आंतरिक स्वतंत्रता भी प्राय समाप्त हो गई। शासकों की स्थिति। राज्यों को आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा मिलने से शासक वर्ग उदासीन हो गई एवं भोग विलास में डूब गए। प्रत्येक राज्य में 2 दल बनकर अंग्रेज समर्थक, अंग्रेज विरोधी। संधि की शर्तों के अनुसार राज्य के किसी अन्य राज्य से राजनीतिक संबंध नहीं रख सकता था। इस शर्त से शासकों ने के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार समाप्त हो गए। राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति। अंग्रेजों द्वारा नियमित रूप से किराए की वसूली, बकाया किराएदारी पर चक्रवर्ती ब्याज, सैन्य टुकड़ियों के खर्च आदि चुकाने से राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेज चक्रवर्ती ब्याज भी लगाते थे। यदि कोई राज्य किराया नहीं चुका पाता तो कंपनी उस राज्य की आय बढ़ाने के लिए वह अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति कर देती। ब्रिटिश रेजिडेंटों का आर्थिक दशा सुधारने, सामंतों को नियंत्रित करने के नाम पर आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ता गया। आम जनता पर प्रभाव। आम जनता पर अंग्रेजी विचार एवं संस्थाएं थोपने का प्रयास किया गया। ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, जिससे सामंतों के साथ आम जनता भी अंग्रेजों के प्रति आकर्षित हो गई, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति हुई। सैनिक टुकड़ियों की स्थापना। कंपनी ने राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर स्थायी सैनिक टुकड़ियों का गठन किया और उसके खर्चे का भार संबंधित राज्यों पर डाल दिया। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। शेखावाटी में शांति व्यवस्था के नाम पर 1835 में शेखावाटी ब्रिगेडियर की स्थापना की गई। इसके नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों के पास था, लेकिन इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूला जाता था। शेखावाटी ब्रिगेडियर का खर्च तो जयपुर राज्य से वसूला जाता था और नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों के पास था। मेरवाड़ा में मेरों व मीणों के उपद्रवों को शांत करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन 1821 में गठित की गई।
जिसका खर्च मेवाड़ व मारवाड़ राज्य पर थोपा गया। शेखावाटी का भार तो जयपुर पर था, मेरवाड़ा का भार मेवाड़ व मारवाड़ पर था। 1835 में जोधपुर लीजन का गठन कर इसका खर्चा मारवाड़ राज्य को देने के लिए बाध्य किया गया। मेवाड़ राज्य के भूमध्य क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन कर इसका खर्च मेवाड़ पर, मेरवाड़ा का मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर रखा गया। जोधपुर लीजन का खर्च जोधपुर पर दिया गया और मेरवाड़ भील कोर का गठन मेवाड़ पर खर्चा लगा। सामंतों के विशेषाधिकार पर आघात। पुस्तक के अध्याय 13 में सामंती व्यवस्था के अध्ययन हम जान चुके हैं कि राज्य के कार्य व्यवस्था पर प्रबंधन में सामंतों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। शासक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सामंतों से सलाह लेता था। उत्तराधिकारी के चयन में भी सामंतों की दखल रहती थी। 1817-18 की संधियां के बाद राजाओं को अब बाहरी आक्रमणों की चिंता नहीं थी और आंतरिक उपद्रव में भी राजाओं को अंग्रेजों की सहायता प्राप्त थी। अतः शासकों को अब सामंतों के सहयोग व सहायता की आवश्यकता नहीं रही। शासकों ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए सामंतों से ली जाने वाली भेंटें उत्तराधिकारी शुल्क में वृद्धि कर दी। इससे सामंतों और शासकों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। सामंतों के विद्रोह को दबाने के लिए राजाओं के पास अंग्रेजी सहायता उपलब्ध थी। मेवाड़ के सामंतों द्वारा विशेषाधिकारों के लिए आवाज़ उठाने पर कर्नल टॉड, कॉब एवं रॉबिन्सन व इनका शासकों के साथ समझौता करवा दिया। अंग्रेजों की भी ये नीति थी कि सामंतों को पूर्णतः महत्वहीन और प्रभावहीन बना दिया जाए ताकि अंग्रेज समर्थक अधिकारियों की सहायता से वे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। अंग्रेजों द्वारा राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप। 1817-18 की संधियों में साफ उल्लेख था कि कंपनी सरकार राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर भी कंपनी ने विद्रोही सामंतों को नियंत्रित करने तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसका राज्यवार विस्तृत विवरण है। मेवाड़ राज्य में हस्तक्षेप। संधि के बाद सबसे पहले कर्नल टॉड ने आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर मेवाड़ का शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 1827 में कॉब और 1840 से 45 में पॉलिटिकल एजेंट रॉबिन्सन ने महाराणा व सामंतों के मध्य समझौते की शर्तें तैयार की। सबसे पहले कर्नल टॉड, फिर कॉब और फिर रॉबिन्सन ने महाराणा व सामंतों के मध्य समझौते की शर्तें तैयार की। भील विद्रोह का दमन करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया रॉबिन्सन के समय, जिसका खर्चा 50,000 रुपये वार्षिक मेवाड़ महाराणा को वहन करना पड़ा। और ये सहायता किसके देती? अंग्रेजों को। जयपुर राज्य में हस्तक्षेप। जयपुर में मेजर एक्टर लोनी, कैप्टन स्टुअर्ट और कैप्टन रपर ने महारानी के विरोधियों का समर्थन कर जयपुर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। शेखावाटी क्षेत्र में शांति विस्थापित करने के नवंबर 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन कर उसका कर्जा जयपुर राज्य के ऊपर डाल दिया। जयपुर राज्य द्वारा शेखावाटी ब्रिगेड के लिए धन नहीं देने पर कंपनी द्वारा जनवरी 1835 में सांबर झील व आसपास के गांवों पर अधिकार कर लिया। जयपुर में भी अंग्रेज अधिकारियों ने आंतरिक मामलों में दखल दिया। जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर 9 जून 1835 को कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी। अब हद से ज़्यादा परेशान करोगे तो लोग फिर यही करेंगे। औकात में रहना चाहिए अंग्रेजों को अपनी। 1839 में जयपुर का शासन चलाने के लिए रीजेंसी काउंसिल की गठन की गई। 1839 में जयपुर का शासन चलाने के लिए रीजेंसी काउंसिल गठित की गई, जिसका अध्यक्ष पॉलिटिकल एजेंट था। इस काउंसिल ने 1851 ईस्वी तक जयपुर का प्रशासन चलाया। जोधपुर राज्य में हस्तक्षेप। जोधपुर राज्य में महाराजा मानसिंह के उसके सामंतों के मध्य टकराव के कारण अंग्रेजों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मौका मिला। महाराजा मानसिंह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से इतना परेशान था कि 1832 में लाल विलियम बेंटिंग के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया। संधि की शर्तों के अनुसार महाराजा मानसिंह द्वारा कंपनी की जरूरत पर भेजे गए
1500 घुड़सवारों से कंपनी संतुष्ट नहीं हुई। कंपनी ने 1835 में इन सवारों के बदले महाराजा को 1,15,000 रुपये देने के लिए मजबूर किया। इस राशि से जोधपुर लीजन नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो सांबर झील में जोधपुर राज्य के भाग पर अंग्रेजों का अधिकार कर बकाया राशि वसूल की। अंग्रेज मारवाड़ के विद्रोही सामंतों को भड़काते रहे ताकि अराजकता की स्थिति में महाराजा पर दबाव बनाकर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। अंततः जोधपुर में महाराजा मानसिंह ने संन्यास ले लिया। कोटा राज्य में हस्तक्षेप। कोटा राज्य से संधि करने समय झाला जालिम सिंह ने 2 पूरक धाराएं संधि में जुड़वा ली। 2 धाराएं कोटा महाराजा ने झाला जालिम सिंह के मध्य तनाव का कारण बनी। 1 अक्टूबर 1821 को मांगरोल के युद्ध। मांगरोल के युद्ध 12 में 1 अक्टूबर 1821 को हुआ। महाराव किशोर सिंह कोज्जा वजह का युद्ध करे। क से किशोर सिंह, ज से झाला जालिम सिंह ने मांगरोल का युद्ध किया। झाला जालिम सिंह का साथ दिया अंग्रेजों ने। इसमें झाला जालिम सिंह की विजय हुई। झाला जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह ने 1835 में अपनी जान का खतरा बताकर एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी कोटा में रखवाली की व्यवस्था करवा ली। इस टुकड़ी का नाम कोटा कंटिजेंट रखा। इसका खर्चा कोटा राज्य को देना पड़ा। महाराव के विरोध पर कोटा कंटिजेंट को देवली टोक में रखा गया तथा कोटा राज्य से 2 लाख रुपये वार्षिक लेना तय हुआ। कोटा कंटिजेंट का खर्चा किस पे था? कोटा पे था, किंतु रहती देवली टोक में थी। बीकानेर राज्य में हस्तक्षेप। महाराणा सूरत सिंह ने संधि के बाद अंग्रेजों की सहायता से अपने विद्रोही सरदारों का दमन किया। 1830 से 1847 के मध्य बीकानेर में सरदारों के उत्पात के कारण अराजकता की स्थिति रही। महाराजा रतन सिंह के बार अनुरोध के बाद भी कंपनी ने सैनिक सहायता नहीं दी। सूरत सिंह के समेत दी, किंतु रतन सिंह को नहीं दी। बीकानेर राज्य अंग्रेजों को खिराज नहीं देता था, इसलिए कंपनी भी राज्य के आंतरिक मामलों में महाराजा को सहायता देने में रुचि नहीं लेती थी। भरतपुर राज्य में हस्तक्षेप। 1823 ईस्वी में महाराजा रणधीर सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दुर्जनशाल के स्थान पर उसके चाचा बलदेव का पक्ष लिया। बलदेव के शासनकाल 1823-25 में अंग्रेज भरतपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे। बलदेव सिंह की मृत्यु के बाद दुर्जनशाल ने उसके पुत्र बलवंत सिंह को कैद कर भरतपुर की गद्दी पर अधिकार कर लिया। दुर्जनशाल ने कंपनी के आदेश मानने से इनकार कर दिया तो अंग्रेजों ने जनवरी 1826 में पहली बार भरतपुर के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बलवंत सिंह को भरतपुर का शासक बनाया तथा राजमाता अमृत कौर को रेजेंट बनाकर प्रशासनिक मामलों में सलाह के लिए एजेंट लॉकेट को पोर्चुगीज एजेंट बनाया। इस दौरान कंपनी भरतपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती रही। अलवर राज्य में हस्तक्षेप। 1826 में अलवर के उत्तराधिकारी मामलों में भी कंपनी ने सरकार के हस्तक्षेप किया। शासन संचालन के लिए अपने समर्थक व्यक्ति नियुक्त किए। सिरोही राज्य में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने सिरोही के शासक पर अनावश्यक दबाव डालकर 1841 में आबू पर्वत पर आने जाने पर रोक हटवाई। आबू पर्वत पर पहले आने जाने पर रोक थी। 1841 में इसने रोक हटवा दी। इस रोक हटाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद शासकों और सामंतों में फूट डालना था। आबू पर्वत पर आने वाले राजाओं की शिकायत सुनकर अंग्रेज अधिकारी उन्हें परस्पर लड़ाया करते थे। अंग्रेजों ने आबू पर्वत पर 1845 में सिरोही शासक उमेश सिंह से सैनिटोरियम बनवाने की अनुमति प्राप्त की और एजीजी कार्यालय यहाँ स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार आबू पर्वत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। डूंगरपुर राज्य में हस्तक्षेप। आंतरिक शांति स्थापित करने के नाम पर कंपनी डूंगरपुर में हस्तक्षेप करती रही। अपनी इच्छानुसार राधा को गद्दी से हटाकर दूसरे को शासक बनाती रही। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वह का शासक बना दिया। पासवाड़ा राज्य। संधि की शर्तों के मुताबिक खिराज की राशि चुकाने में असफल रहने पर अंग्रेजों ने शासन संचालन में हस्तक्षेप किया।
कप्तान स्पीयर्स को महाराणा भवानी सिंह की सलाह से नियुक्त कर दिया गया। करौली राज्य में हस्तक्षेप। करौली राज्य में भी उत्तराधिकारी के मामले में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। 1852 ईस्वी में कंपनी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए सिफारिश की, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1854 में मदनपाल के शासक बनने के बाद भी अंग्रेज यहाँ की सत्ता को नियंत्रित करते रहे। प्रतापगढ़ राज्य में हस्तक्षेप। करौली का सबसे बड़ा संकट था, उसे अंग्रेजी राज्य में शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव पारित हो रहा था कि नहीं, वह बच गया। प्रतापगढ़ में भी शासन व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। यहाँ के शासक दीप सिंह को हटाकर शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने आज्ञाकारी दलपत सिंह को प्रतापगढ़ का शासक बनाया, जिसने अंग्रेजों की इच्छानुसार शासन चलाया। बूंदी राज्य में हस्तक्षेप। बूंदी के महाराणा राम सिंह के नाबालिग होने को आधार बनाकर कर्नल टोड उसका संरक्षक बन गया। बूंदी में सामंतों को नियंत्रित करने के नाम पर कंपनी ने प्रशासन में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों के संधिया के लाभप्रद परिणाम। राजस्थान की रियासतों द्वारा अंग्रेजों से संधियों के लाभप्रद परिणाम यह थे कि राज्य में शांति और व्यवस्था का वातावरण बना, जिससे उजड़े हुए गांव पुनः आबाद हुए। व्यापार और वाणिज्य की सुचारू रूप से चलने लगा। अजमेर पर अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जनरल ऑक्टरलोनी 1818 में मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के अधिकार में था। अजमेर मुगलों के बाद में दौलत राव सिंधिया से संधि कर अजमेर पर अधिकार कर लिया। मेरवाड़ा का क्षेत्र भी अजमेर में मिला दिया। इस प्रकार अंग्रेज आधिपत्य वाला केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा अस्तित्व में आया। राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी था मेटकॉप। सहायक संधि की नीति शुरू की। सहायता किसने की? वेलेस्ली ने की। अधीनस्थ किसने किया? हेस्टिंग्स ने। सहायता वेलेस्ली ने की, यानी सहायक संधि वेलेस्ली की, अधीनस्थ संधि हेस्टिंग्स की। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? करौली राज्य ने सबसे पहले 9 नवंबर 1817 को संधि की। हर्बसपाल ने। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? शहीद जगत सिंह जयपुर राज्य का शासक था। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक शहीद जगत सिंह था। जगत सिंह द्वितीय। ब्रिटिशों ने शासक हर्बसपाल के साथ हर्बसपाल करौली में था। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन था? जोधपुर का विश्वनाथ आसोपा था। काशीनाथ तो बीकानेर का था। विश्वनाथ आसोपा जोधपुर का था, काशीनाथ बीकानेर का था। राजपूताना की 1817-18 की संधियों में सबसे पहले करौली ने, उसके बाद में कोटा ने, फिर जोधपुर ने और उसके बाद में उदयपुर ने। कटको यानी कि करौली, टोंक और कोटा। कटको जम्मू यानी जोधपुर और उदयपुर। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस शासक ने अंततः संन्यास ले लिया? मानसिंह ने। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा? मेटकॉप को। कुछ संधियां मेलकम ने भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में मेलकम ने की थी, किंतु अधिकतर संधियां मेटकॉप ने की। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक अलवर का बख्तावर सिंह। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि 9 नवंबर 1817 को हुई। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? करौली ने। चार्ल्स मेटकॉप दिल्ली के रेजिडेंट थे। चार्ल्स मेटकॉप कहाँ के रेजिडेंट थे? दिल्ली के। राजस्थान की कौन सी देशी रियासतें ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? तो वो था जैसलमेर। जैसलमेर तो नहीं था, शुरू ही होना चाहिए। जैसलमेर रियासत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिसंबर 1818 में संधि की। इसके बाद तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा से और की थी संधियाँ।
सिरोही राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 11 सितंबर 1823 को संधि की। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सिरोही माना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? अधीनस्थ संधि हेस्टिंग्स की है, सहायक संधि वेलेस्ली की है। अधीनस्थ संधि की बात किसने की? मेटकॉफ ने। जयपुर के किस कच्छवा शासक ने 1818 की कंपनी में संधि की? जगत सिंह सेकंड। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर, भिया, भरतपुर, अलवर। भिया, भरतपुर, अलवर, जयपुर, फिर जोधपुर। और उसके बाद में एक धौलपुर ने। 5 ने की थी पहली बार में संधि। सहायक संधि केवल 5 राज्यों ने की थी। सबसे पहले किसने की? भरतपुर ने, फिर अलवर ने। भरतपुर के रणजीत सिंह, अलवर के बख्तावर सिंह। उसके बाद में जयपुर के जगत सिंह ने और जोधपुर के मान सिंह ने और धौलपुर के कीरत सिंह ने संधियाँ की। पहली बार में 5 ने की, अन्य सभी राज्यों ने सहायक संधियाँ की थी। मतलब अन्य संधि ने अधीनस्थ की, इन 5 ने सहायक संधि की थी। सहायक संधि का जनक था वेलेस्ली और अधीनस्थ का था, सहायता करेगा वेलेस्ली और अधीनस्थ करेगा हेस्टिंग्स। जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधियों के हस्ताक्षर तो इस समय गवर्नर यार, अब वहाँ पे हेस्टिंग्स से दिया हुआ था ऑप्शन में, वरना सहायक संधियों के समय गवर्नर तो वो भाई साहब थे। मतलब इनको भी अधीनस्थ संधियाँ ही मानी गई है, तो चलो हो सकता है ऐसा भी। 1817 में किन रियासतों ने संधियाँ की? करौली ने 1817 में की, टोंक ने 1817 में की और कोटा ने भी 1817 में भी की थी। किशनगढ़, करौली और कोटा। 1817 ईस्वी में राजस्थान की 3 रियासतों करौली, टोंक और कोटा ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियाँ की थी। ऐसा कोई विकल्प प्रश्न में नहीं है, तो किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818 को भी संधि की थी। बीकानेर राज्य गौर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। बीकानेर का काशीनाथ ओझा और जोधपुर का विश्वनाथ। अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध में 1821 में कोटा माराव के विरुद्ध किसको सहायता दी? झाला जालिम सिंह को। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? कोटा थी। ऑप्शन के अनुसार कोटा थी, वरना तो और ही थी। भरतपुर, अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। भरतपुर ने 29 सितंबर को और अलवर ने नवंबर 1803 को संधियाँ की। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये मेटकॉफ का सुझाव था। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी मेटकॉफ था। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 25 प्रश्नों में 3 बार प्रश्न मेटकॉफ का आया है कि 1818 की कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी मेटकॉफ। राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था सिरोही। उसके बाद भी यदि अंतिम पहुंचे तो फिर झालावाड़।